अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। अच्छा प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। ठीक है, क्या है प्रॉब्लम? सो दैट फंक्शन डिफाइन क्या है, -1 से 1 और ये r। ये यहाँ पे आपको बार बार बताया जाता है, हर एक जगह पढ़ते होंगे कि ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। बहुत लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, डोमेन एंड रेंज। ऐसी बात नहीं है, यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यही समझना है। ठीक है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन होता है। गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल, ये है फंक्शन x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू इज 1 1। ये पहले आपको दिखाना है। ठीक है, देन पता करना है कि फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इस फंक्शन का इनवर्स नहीं निकालना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन, ये यहां पहले डिफाइन था r तक, ये रेंज f है। इस फंक्शन का जो रेंज निकलेगा यहां पे उस फंक्शन की बात करें, मतलब फंक्शन f डिफाइन होगा -1 से 1 रेंज तक। ये कोडोमेन है, रेंज तक। देखते हैं इसको आगे, यही तो यहाँ पे अच्छी चीजें हैं इस क्वेश्चन में समझने के लिए। तो सबसे पहले क्या डिफाइन करना है आपको कि ये 1 1 है। तो 1 1 का तो बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। क्या है कि अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, दैट इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2 अगर हो गया तो वो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन है क्या? x बाई, तो वहां पे f ऑफ x1 पहले निकाल लीजिए। तो f ऑफ x1 जैसे ही निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या? x1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 2 दिस इक्वल टू f ऑफ x2। तो x के जगह पे x2, ये हो गया x2 डिवाइडेड बाई x2 प्लस 2। दैट इम्प्लाइज, अब ये क्या हो जाएगा ये देखिए, ये जाएगा x1 x2 प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं प्लस 2x1 दिस इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2। सिंपल है ना, बहुत ईजी है। ये और ये कैंसिल हो गया, फिर 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। चले थे कहाँ से? इसको लेके, और फिर ये निकल के आ गया यहाँ पे इट। इसका सिंपल मतलब क्या है कि ये फंक्शन 1 1 है। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। अब क्या बोलता है कि फाइंड इनवर्स ऑफ f। ये बहुत अच्छी कंसेप्ट है यहाँ पे। ये देखिए, इसको दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक जो ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत लोग करते हैं उस तरह से, गॉफ निकाले फिर उसको बताए कि वो आई एक्स हो गया, फिर फॉग निकाले उसको बताते हैं कि वो आई वाई हो गया। ये दोनों पॉसिबल मतलब हो गया, तो इसका मतलब वो फंक्शन उस फंक्शन का इनवर्स हो गया। तो वो फंक्शन कौन सा फंक्शन? जब ये, अब आते हैं ऑन टू पे। अब आपको देखना पड़ेगा कि ऑन टू है क्या। ऑन टू होगा तभी तो उसका इनवर्स निकलेगा ना। सिंपल है, तो 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए तभी इनवर्स निकलेगा। यहाँ पे बोल दिया फाइंड इनवर्स ऑफ ये, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन है क्या एक्चुअली। तो उसके लिए ऑन टू देखते हैं हम लोग कि क्या पॉसिबिलिटीज है इधर। तो ऑन टू के लिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 2 हम लोग ऐसा करते हैं क्या करते हैं कि x को लिखते हैं किसके टर्म में? एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू एक्स लिखते हैं ना। दैट इम्प्लाइज, ये क्या लिख सकते हैं? x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 2y। दैट इम्प्लाइज, यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 2y। दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका g ऑफ y। यही ऐसे ही निकालते हैं ना इनवर्स। अभी मान लीजिए कि ऑन टू था ये फंक्शन और हमको इनवर्स निकालना था, तो यही इनवर्स हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। लेकिन ये इनवर्स होगा क्या पहले? अब ये देखिए यहाँ पे कि ये फंक्शन जो है y इक्वल टू 1 पे अनडिफाइंड है। ये y इक्वल टू 1 कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 माइनस y कभी 0 नहीं होगा, तो y कभी 1 नहीं होगा। 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिवाइड बाई 0 अनडिफाइंड होता है। बात आ रही है समझ में? तो अब तो यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस गए हम लोग। फंस क्या गए कि अब आइए इस कॉन्सेप्ट पे समझिए, इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, क्योंकि आप बहुत जगह पे देखिएगा कि आपको डायरेक्ट फॉग एक्स इक्वल टू, वही मैं बोला, गॉफ और फॉग निकाल देते हैं और बता देते हैं। ठीक है, वो भी सही है, ऐसा नहीं है कि वो गलत मेथड है। ये यहाँ पे समझने की चीज, इस मेथड में जब आप आएंगे तो यहाँ पे समझने के लिए आपको आएगा, कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखिए कि हम लोग क्यों लिखते हैं x को y के टर्म में, कि ये देखने के लिए क्या y हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है। ऑन टू में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं उसमें से हर एक का एक इधर प्री इमेज होना चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट इधर छूटना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो छूट गया। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये फंक्शन y इक्वल टू 1 पे ये क्यों इधर क्या है? रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स में क्या होगा? यहाँ पे -2.5 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 3.5 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, जो भी रियल नंबर्स पॉसिबिलिटीज हैं। इधर क्या हो सकते हैं?
-1 से 1। अरे बात समझ, मतलब इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स हो सकते हैं वो होंगे, -1 होंगे, -0 होंगे, 1 होंगे, 0.1 होंगे, माइनस में होंगे -0.12, जो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन -1 से 1, यानी कि नंबर लाइन पे ये अगर 0 है, ये -1 है, ये 1 है, तो यहां से यहां तक इन दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए, ठीक है। तो ये है डोमेन, राइट, और ये है कोडोमेन। रेंज नहीं है ये कोडोमेन है, यहाँ पे ये डिफाइन है कोडोमेन आर। अब यहाँ पे ये देखिए कि अगर ये फंक्शन, यहाँ पे जो ये फंक्शन अलग से दिया है, इसका क्या मतलब है? अगर ये फंक्शन नहीं दिया रहता तो ये फंक्शन ऑन टू होता क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे जो y इक्वल टू 1 जो पॉइंट है, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, इस कोडोमेन में y इक्वल टू 1 ये जो है, इसका कोई भी प्री इमेज इधर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 1 पे डिफाइन ही नहीं है। y इक्वल टू 1, कोई भी x का ऐसा वैल्यू -1 और 1 के बीच में ऐसा वैल्यू नहीं होगा जिस पे कि इसका वैल्यू 1 आ जाए, क्योंकि 1 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है। बात आ रही समझ में? इसका मतलब है कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। अगर इस फंक्शन के बारे में पूछता कि इसका इनवर्स होगा क्या, तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उसने क्वेश्चन को चेंज किया और पूछा कि फाइंड इनवर्स ऑफ f सच दैट -1 से 1 रेंज f। रेंज f का मतलब क्या होगा? इस फंक्शन का रेंज। तो इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? यहाँ पे ये पता चल गया कि रेंज इस पॉइंट को छोड़, इस 1 को, 1 कभी होगा नहीं। 1 को छोड़ के इस रियल नंबर में जितने भी नंबर्स होंगे वो इसके रेंज में आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो जब ये यहाँ पे डिफाइन कर दिया अलग से कि हम रेंज ऑफ f की बात कर रहे हैं, ऐसे फंक्शन की जो कि डिफाइंड रेंज f में, आ रही बात समझ में? जब रेंज f हो जाएगा तब तो वो बोल ही दिया ना वहां पे कि हम बात ही कर रहे हैं इस चीज की कि y इज नॉट इक्वल टू 1। आ गई बात समझ में? तब ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। आई बात समझ में? मैं क्या बोला? इतना एक्सप्लेनेशन करने की क्या मतलब थी? यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो डेफिनेशन यहाँ पे दिया रहता है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन होता है। अगर इस फंक्शन का पूछता कि इनवर्स निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये फंक्शन, मतलब ये f ऑफ x और x/2, ये फंक्शन y इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं है। यानी कि एक पॉइंट ऐसा y में छूट जाएगा जिसका प्री इमेज इधर नहीं होगा, यानी कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, तो फिर इसका इनवर्स नहीं होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे बोल दिए कि f सच दैट ये रेंज f, तो रेंज f में दिए, क्वेश्चन में ही बोल दिया कि रेंज f, तो रेंज, इस फंक्शन का रेंज ही हो रहा है हर एक पॉइंट रियल नंबर्स में 1 को छोड़ के। ये तो बोल दिया उसमें। तो जब ये बोल दिया कि 1 है ही नहीं इसमें, तब तो बाकी जितने एलिमेंट्स हैं सबका तो प्री इमेज है, 1 तो है ही नहीं अब यहाँ पे जिसको चेक करेंगे। तो अब ये फंक्शन इन्वर्टेबल होगा, मतलब ऑन टू है तो इन्वर्टेबल। 1 तो पहले से था, तो ये अब 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। आई बात समझ में? तो अब ये इन्वर्टेबल हो गया। तो अब इसका मतलब ये जो निकाले यहाँ पे, यही तो इन्वर्स होता है ना। तो x इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि f इनवर्स इसका जो निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2x, मतलब x के टर्म में लिखिए, जो इनपुट के टर्म में कैसे भी लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड वे 1 - x, ऐसा हम लिखेंगे। तो ये इसका इनवर्स हो गया। आई बात समझ में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से बना सकते। कैसे? पहले ये निकाल लिए x इक्वल टू दिस, यहाँ पे आप बोल दिए कि y इज नॉट इक्वल टू 1, और फिर यहाँ पे क्या निकालेंगे? गॉफ, ये इक्वल टू अगर x आ जाए, और फिर फॉग निकालेंगे, ये भी इक्वल टू अगर y आ जाए, ये दोनों अगर हो गया, यानी कि ये ix हो गया, ये iy हो गया। तो अगर ये f ऑफ x है, ये g ऑफ x है, या g ऑफ y है, और फिर फॉग गॉफ इक्वल टू ix निकलता है, फॉग इक्वल टू iy निकलता है, ऐसा होता है, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन इस फंक्शन का इन्वर्स है। तो उस वे से आप बना लीजिए। ठीक है, मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है? 7th प्रॉब्लम। ये फंक्शन बोल रहा है यहाँ पे डिफाइंड है कि r to r। अब आपको पता चल गया होगा 6th प्रॉब्लम को देखने के बाद कि इसका कितना इंपॉर्टेंस होता है किसी भी प्रॉब्लम में, कि कहाँ से कहाँ डिफाइंड है वो। तो ये अब आप कैसे पढ़ेंगे इसको? ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। ठीक है, कभी इसको रेंज नहीं बोलना है। तो ये गिवन बाई f ऑफ x इक्वल टू 4x + 3, ये बोला कि सो दैट f इज इन्वर्टेबल, और इसका इन्वर्स अगर है, वो तो बोल ही दिया सो दैट इन्वर्टेबल, इसका मतलब इन्वर्स भी होगा इसका। ठीक है, तो मैं इन्वर्स निकालने का 2 तरीका बता चुका हूँ आपको। एक वही कि आप निकाल लो, फिर वो फॉग और गॉफ करो, ix iy निकलेगा, बता दो कि वो हो गया।
ठीक है, और एक होता है 1 1 बताओ, ऑन टू बताओ और फिर निकाल दो। ठीक है, तो मैं कोई एक मेथड क्या करूँ, मैं 1 1 ऑन टू देखते हैं यहाँ पे। तो ये दिया हुआ है, तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2 हो गया, यानी कि ये 1 1 हो गया। आ रही ना बात समझ में। अब कहीं से डायरेक्ट आप अगर कूद के यहाँ पे आ गए हैं तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या, मैं x1 लिख दिया, क्यों ये x1 x2 हो गया, 1 1 लिख दिया, ऐसा नहीं है। आप मतलब पहले से अगर आप सब चीज़ जानते हैं तो फिर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है यहाँ पे। ठीक है, ये 1 1 हो गया। अब क्या चेक करना, ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या है, y इक्वल टू 4x प्लस 3 है, तो x को y के टर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 दिस इक्वल टू 4x, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्यों हो गया, क्योंकि अब ये हम लोग क्यों लिखते हैं ऐसा, बार बार मैं बताता हूँ, ऑन टू चेक करने के लिए कि y के टर्म में इसलिए लिखते हैं कि ये देखने के लिए कि y पे फंक्शन कहाँ कहाँ अनडिफाइंड है। अगर नहीं है तो फिर देखेंगे कि वो ऑन टू है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, रियल से रियल, यानी कि इधर भी रियल, इधर भी रियल, रियल नंबर्स, इधर भी रियल नंबर्स। और यहाँ पे y, ये फंक्शन कहीं पे अनडिफाइंड है क्या, नहीं है, नीचे में तो 4 है, ये y तो होता है, कुछ सोचते हैं उसके बारे में। तो यानी कि ये फंक्शन डिफाइंड है y के हर एक इनपुट के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं छूटेगा कि जिसका इधर प्री इमेज ना हो। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब ये ऑन टू हो गया। आगे नहीं, ये तो इजी प्रॉब्लम है ना कि इधर ये हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है, हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है, मतलब y का हर एक पॉइंट यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि y के हर एक पॉइंट का इधर प्री इमेज होगा, यानी कि इधर कुछ भी नहीं छूटा, नहीं छूटा मतलब ऑन टू हो गया। 1 1 पहले से था, ऑन टू बाद में हो गया, दोनों मिल गया, दोनों मिल के बोल दिया कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है ना। तो ये फंक्शन इन्वर्टेबल हो गया। ठीक है, अब इन्वर्टेबल हो गया तो इसका इन्वर्स निकालिए। तो इस मेथड से फायदा यही है कि ये जो आप निकाल दिए तो यही इसका क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। थर्ड पॉइंट यही होता है। इसी को फिर से यहाँ पे लिख दीजिए कि एफ इनवर्स x इक्वल टू वाई को x में बता दीजिए, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 हो गया आंसर। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो हुआ क्या कि अभी रिकॉर्डिंग मैंने ऑन नहीं की और इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अब एक्चुअली यहाँ पे कर दिया है, तो अब इसी को हम लोग समझ लेते हैं फिलहाल। ठीक है, देखिए ये क्या है प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। जिस तरह प्रॉब्लम 6 कॉन्सेप्चुअल था, ये भी कॉन्सेप्चुअल है। क्या है कि f डिफाइंड है r पॉजिटिव से। r पॉजिटिव यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब क्या 0 1 2 2.5 जो भी चीज़ है आगे की तरफ, 0 से आगे, इंटीजर्स नहीं रियल नंबर्स, दोनों में अंतर होता है, आप जानते होंगे। ठीक है, गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 सो दैट f इज इन्वर्टेबल। यहाँ पे आपको बताना है कि ये इन्वर्टेबल है, यानी कि इसका इन्वर्स निकलेगा। और फिर ये दिया हुआ है कि ये f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 4 निकलेगा इसका इन्वर्स, ये भी आपको बता ही दिया एक तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि इन्वर्टेबल है, ये शो करना है, तो यानी कि 1 1 प्रूव करना है और फिर ऑन टू प्रूव करना है। तो 1 2 देखिए यहाँ पे 1 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 किए। जब ये किए तो यहाँ पे x1 डालें तो ये क्या हो गया x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4। x2 डालने से इधर हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर हो गया। ये x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ से x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज आती है। क्या आती है कि x1 इक्वल टू x2 हो गया और x2 इक्वल टू माइनस x2 हो गया। तो 1 1 होने के लिए क्या होता है कि जब f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 हम लोग लिए तो x1 इक्वल टू x2 ही होना चाहिए। अगर दूसरा कुछ यहाँ पे आ गया इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा। अरे बात समझ में। यहाँ पे तो दो केस हो गया कि x1 इक्वल टू x2 भी हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि x1 इक्वल टू माइनस x2 हो जाए। ठीक है, यानी कि x1 और x2 बराबर नहीं हुए, तो इस केस में तो ये 1 1 नहीं होगा, तो फिर ये इन्वर्स नहीं निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये फंक्शन जो डिफाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ ये इसका डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ से कहाँ वो डिफाइन है। ये डोमेन, ये को डोमेन। ठीक, ये बोलता है कि ये नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स से डिफाइन है, यानी कि इधर नेगेटिव है ही नहीं इसके पास, ये 0 से आगे की तरफ है। अरे बात समझ में, यानी कि नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x1 और x2 में से कोई एक तो नेगेटिव होगा। यहाँ पे यही इसका मतलब हुआ ना, x1 इक्वल टू माइनस x2, इसका मतलब x1 और x2 में कोई एक नेगेटिव होगा। तो जब दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा तो यानी कि यहाँ इनपुट चाहिए इसको नेगेटिव, लेकिन ये डिफाइन है पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, तो यानी कि ये केस नहीं होगा। आ रही बात समझ में?
क्योंकि निगेटिव है ही नहीं तो निगेटिव होगा कैसे, नेगेटिव के लिए डेफिनेशन ही नहीं है, तो ये केस नहीं होगा। ये केस जब नहीं होगा तो सिर्फ क्या होगा, x1 = x2, और ये जैसे ही हुआ तो हम बोल देंगे कि ये 1 1 है। आ गई बात समझ में, तो ये 1 1 हो गया। अब देखेंगे ऑन टू में क्या करते हैं हम लोग, जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको यहाँ पे लिख दिए, y = x² + 4। अब x को y के टर्म में लिखेंगे, x² = y - 4, x = क्या हो जाएगा, +- y - 4। ठीक है, प्लस माइनस होगा यहाँ पे। अब मैं प्लस माइनस के बाद यहाँ पे सिर्फ प्लस लिखा हूँ, क्यों लिखा हूँ वो देखिए, क्योंकि x डिफाइन है किसके लिए, प्लस के लिए। आ रही है ना बात समझ में, पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। तो x कभी नेगेटिव होना ही नहीं है, तो मैं क्यों लेके बढ़ूँ उसको आगे, इसको हटा दिया मैं यहाँ से, तो ये x = √y - 4 हो गया। अब बात आती है यहाँ पे कि क्या ये फंक्शन हमेशा y के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है क्या। जब आप यहाँ पे इधर बनाते हैं ये और ये देखते हैं, ऑन टू में क्या देखते हैं कि इधर कुछ छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं वही लिखा हूँ कि y - 4 रूट को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए कि रूट के अंदर जो भी चीज़ है वो > 0 होना चाहिए। तो y - 4 > 0। अब यहाँ पे y = अगर मैंने 1 रखा मान लिया, तो 1 - 4 = -3 हो जाएगा, -3 > 0 हो गया। ये तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि ये फंक्शन के पास कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसका प्री इमेज इधर नहीं है। आ रही ना बात समझ में। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये डिफाइन ही है 4 से बड़े वैल्यू के लिए, 4 या 4 से बड़ा। यहाँ पे मैं वही बनाया था कि ये 4 है, 4 पे ये डॉट है, यानी कि 4 को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोग इंटरवल्स नहीं जानते हैं तो वीडियो है एक, मैं कमेंट में दे दूंगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा उसको कि इंटरवल्स होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गई बात क्या, 4 से आगे के लिए डिफाइंड है, यानी कि y का जो इनपुट इसको लेना है वो 4 लेना है या 4 से बड़ा लेना है। 4 से छोटा ये डिफाइन ही नहीं है यहाँ पे, तो 4 से छोटा जब डिफाइन नहीं है तो 4 ले सकते कम से कम, 4 इंक्लूड है तो 4 लिए, तो 4 माइनस किधर गया ये, 4 - 4 क्या हो गया 0, तो 0 > 0, ये तो सही है। और 4 से थोड़ा सा भी बड़ा अगर वैल्यू ले लिया आपने, 4.1 मन किया आपका, तो ये तो फिर पॉजिटिव होगा, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए रूट तो डिफाइन होता ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डेफिनेशन के लिए ये ऑन टू है। अगर ये डेफिनेशन यहाँ पे नहीं होता, अगर ये आर होता रियल नंबर्स के लिए, फिर तो यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज होते जिसका इधर कोई इमेज नहीं बनता, क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं होता उस पॉइंट पे। y = 4 से पीछे के पॉइंट पे ये डिफाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है 4 से आगे, तो इसका मतलब ये ऑन टू होगा। और जब ये 1 2 हो गया, ये 1 1 हो गया यहाँ पे, इसका मतलब ये फंक्शन इन्वर्टेबल होगा, इसका इन्वर्स निकल सकता है। आ रही बात समझ में। जब इन्वर्स निकल गया तो इस मेथड से बनाने का यही फायदा है कि ये जो यहाँ पे निकला x = √y - 4, यही तो इसका आंसर हो गया, यही तो इसका इन्वर्स हो गया। तो वही y इन्वर्स y = √y - 4 इसका इन्वर्स यहाँ पे निकला। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को समझे। मैंने 2 बार समझा है इस प्रॉब्लम को, एक बार कोई किसी को नहीं दिखा, दूसरी बार अब आप लोग इसको देख रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए प्रॉब्लम्स जो भी हैं उसको सॉल्व करेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।